हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर न्यूज़पेपर ब्रेकडाउन एनालिसिस जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। और आज का हमारा आर्टिकल है समुद्र मंथन नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम। सबसे पहले पूरी स्कीम को एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं, विच इज़ कि इंडिया अपने ऑफशोर एरियाज स्पेशली डीप वाटर एरियाज में ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन को एग्रेसिवली बढ़ाना चाहता है। लेकिन एक्सप्लोरेशन बहुत रिस्की और एक्सपेंसिव है, इसलिए गवर्नमेंट ड्रिलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट देकर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डी रिस्क करना चाहता है और अट्रैक्ट करना चाहता है। ठीक है, ये लिखा है। अब थोड़ा सा समझते हैं नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम समुद्र मंथन के बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले तो ऑफशोर एक्सप्लोरेशन होता क्या है? ऑफशोर एक्सप्लोरेशन का मतलब है समुद्र के नीचे ऑयल और गैस के डिपॉजिट्स को एक्सप्लोर करना। क्या बोला? ऑयल और गैस के डिपॉजिट्स को एक्सप्लोर करना। इसको हम बोलते हैं ऑफशोर एक्सप्लोरेशन। ठीक है। इंडिया के पास लैंड पर एग्जिस्टिंग ऑयल गैस फील्ड्स में से कई मैच्योर या एजिंग फील्ड्स हैं, मतलब उनसे पहले जैसा जो प्रोडक्शन है वो मिलना डिफिकल्ट है क्योंकि मैच्योर हो गए हैं, ओल्ड हो गए। इसलिए एक्सप्लोरेशन का जो नेक्स्ट फ्रंटियर है वो लैंड बेस्ड एक्सप्लोरेशन से ऑफशोर डीप वाटर पे हम जा रहे हैं और फिर हम जाएंगे अल्ट्रा डीप वाटर पे। ठीक है, यही समुद्र मंथन का बेसिक फोकस हमको देखने को मिलता है। स्कीम का पॉलिसी जो ओनरशिप है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के पास में है। इसका रीज़न ऑब्वियस है बिकॉज़ ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी, एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इवन इंपोर्ट्स और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के लिए जो है सबसे डायरेक्टली कनेक्टेड हमको देखने को मिलता है एंड इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है? यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म ड्रिलिंग प्रोजेक्ट नहीं है। ऑयल एक्सप्लोरेशन में सर्वे चाहिए, फिर डेटा एनालिसिस चाहिए, एक्सप्लोरेशन चाहिए, डिस्कवरी चाहिए, अप्रेज़ल चाहिए फिर, है ना? तो वो बहुत एक लंबा प्रोसेस चलता है, तो इसमें कई साल लग सकते हैं। इसलिए स्कीम को लॉन्ग टर्म होराइज़न दिया गया है टिल 2030 टू 2031। मेन ऑब्जेक्टिव है ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। समुद्र के नीचे नए हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज को डिस्कवर करना। ठीक है, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। एनर्जी सिक्योरिटी इसका कीवर्ड हो सकता है, लॉन्ग टर्म एनर्जी स्ट्रैटेजी कीवर्ड हो सकता है। तो हम हर एक लाइन के साथ में कीवर्ड लेके आते हैं, हमेशा से ही लेके आते हैं। ठीक है। टारगेट है 600 प्लस मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। ये जो MMTOE लिखा हुआ है इसका मतलब है मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। ये एनर्जी का कॉमन यूनिट में जो है एक्सप्रेस करने का मेथड है, एनर्जी को कॉमन यूनिट्स में एक्सप्रेस करने का मेथड है। ऑयल और गैस को डायरेक्टली कंपेयर करना डिफिकल्ट होता है बिकॉज दोनों की जो फिजिकल क्वांटिटीज और एनर्जी कंटेंट है वो डिफरेंट होते हैं। इसलिए ऑयल एक्सप्लोरेशन कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होता है, ऑयल इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होता है। स्कीम का ऑब्जेक्टिव 600 प्लस MMTOE पोटेंशियल रिजर्व को कैटेलाइज करना है। ध्यान रहे, पोटेंशियल रिजर्व को कैटेलाइज करना इज नॉट इक्वल्स टू ऑलरेडी डिस्कवर्ड 600 MMTOE। ये हमारा टारगेट है, हमको इतना करना है। ठीक है, ओके। और दूसरा टारगेट क्या है? 60 एक्सप्लोरेशन वेल्स। गवर्नमेंट 60 डीप वाटर एक्सप्लोरेशन वेल्स को सपोर्ट करेगी। वेल होता क्या है? ड्रिलिंग करके सब सरफेस जियोलॉजिकल फॉर्मेशन तक पहुंचना। लेकिन डीप वाटर में प्रॉब्लम ये होता है कि सी में एनॉर्मस वाटर डेप्थ देखने को मिलती है ना? सी बेड बहुत नीचे देखने को मिलता है ना? तो इस वजह से थोड़ा ड्रिलिंग में डिफ़िकल्टी आती है। जितना डीप जाओगे उतना टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स चाहिए। ड्रिलिंग एक्सपेंसिव होती है, प्रेशर उतना ज़्यादा जो है ज़्यादा पड़ता है जितना डीप जाओगे वाटर में। लॉजिस्टिक्स थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है और रिस्क भी ज़्यादा रहता है। इसलिए गवर्नमेंट सपोर्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट क्या दे रही है ना? गवर्नमेंट एलिजिबल ड्रिलिंग कॉस्ट का अप टू 50% या फिर 675 करोड़ जो रुपीज़ हैं, पर वेल तक सपोर्ट करेगी। है ना? ये प्रोवाइड करने का फ्रेमवर्क जो है दिया है। इसका पर्पस कंपनी को गारंटी जो है गारंटीड प्रॉफिट देना नहीं है, लेकिन पर्पस है रिस्क शेयरिंग का। गवर्नमेंट क्या चाहती है? रिस्क शेयरिंग करना चाहती है। ठीक है? कंपनी सोचती है अगर मैं 1000 करोड़ रुपए ड्रिलिंग में लगा दूँ और ऑयल और गैस मिला ही नहीं तो क्या होगा? तो इसमें गवर्नमेंट ने आधा रिस्क उनका ले लिया, है ना? तो उनको अब जो है रिस्क कम होगा तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी विलिंगनेस बढ़ेगी उनकी। इन्वेस्टमेंट विलिंगनेस बढ़ेगी तो एक्सप्लोरेशन बढ़ सकता है, वो बिना किसी डर के एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है? ओके। उसके बाद में ये स्कीम का एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पॉइंट है दिस वन ऑफशोर डेटा एक्विजिशन। ठीक है? ऑयल ड्रिल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ ड्रिल करें। इसलिए जियोलॉजिकल और सीस्मिक डेटा चाहिए। सीस्मिक सर्वे जो है अर्थ के अंदर वेव्स भेजी जाती हैं और उन वेव्स का रिफ्लेक्शन को एनालाइज करके साइंटिस्ट सब सरफेस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका आइडिया लगाते हैं।
है ना? तो वो सब डेटा वगैरह जो है वो दिया जाएगा। बेटर डेटा होगा तो स्मार्टर ड्रिलिंग होगी, है ना? तो ऑफशोर डेटा एक्विजिशन विल आल्सो बी प्रोवाइडेड। कॉमन जो ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर हब्स हैं, क्या यहाँ पे क्या है कि सपोज़ ऑयल और गैस को वो जो ऑयल और गैस है वो डिस्कवर हो गया। क्या बस डिस्कवरी के बाद पैसा मिलेगा? नहीं, डिस्कवरी को कमर्शियलाइज़ करना पड़ेगा। उसके लिए प्रोडक्शन प्लेटफ़ॉर्म बनाओ, प्रोसेसिंग करो, स्टोरेज पाइपलाइन वगैरह बनाओ, मार्केट तक पहुँचाओ। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना। अगर हर कंपनी अपना सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगा, डुप्लीकेशन ज़्यादा बढ़ेगा, प्रोजेक्ट वायबिलिटी बढ़ेगी, है ना? कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, इस वजह से शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल बढ़ सकता है, ये आपका कीवर्ड हो सकता है, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। ये ऐसा होता है ना, आप एक टी-शर्ट बनाएँगे तो बनवाएँगे किसी से तो फिर आपको ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा, वहीं आप अगर आप 250 टी-शर्ट का जो है वो ऑर्डर दे दें तो आपको कम पैसा जो है कंपनी को बनाने में भी कम पैसा लगेगा, आपको खरीदने में भी कम पैसा लगेगा, क्योंकि इसको बोलते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। जब आप लार्ज स्केल पे कोई चीज़ करते हैं तो आपका पर प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो कम पड़ता है। ठीक है? तो एक शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से आप जो है लोअर कॉस्ट कर सकते हैं, फास्टर कमर्शियलाइज़ेशन कर सकते हैं, है ना? तो एक कॉमन ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉमन ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर हब्स हैं, वो भी बनाए जाएँगे। इसके लिए गवर्नमेंट इज़ सपोर्टिंग 10,000 करोड़। ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज़ ज़ोन्स बनाए जाएँगे। स्कीम सिर्फ़ ऑयल निकालने तक लिमिटेड नहीं है, गवर्नमेंट चाहती है कि ऑफशोर सेक्टर के लिए रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स, इंजीनियरिंग, स्पेशलाइज़्ड सर्विसेज़, ऑफशोर टेक्नोलॉजी वगैरह, सबसी सिस्टम ये इंडिया में डेवलप हो। दिस इज़ वेयर मेक इन इंडिया प्लस आत्मनिर्भर भारत लिंकेज कम्स। ठीक है? तो गवर्नमेंट ये भी जो है एस्पायर कर रही है। ओके, ये हमने देखा, है ना? अब ऑफशोर एक्सप्लोरेशन क्या होता है ये तो हम वैसे समझ ही चुके हैं, लेकिन ठीक है चलो देख लेते हैं कि मरीन एरिया में समुद्र के नीचे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में ऑयल और नेचुरल गैस को सर्च करना इज़ ऑफशोर एक्सप्लोरेशन और कुछ नहीं होता, है ना? व्हाई ऑफशोर ओनली? क्योंकि इंडिया के ओल्ड जो ऑयल एंड गैस फील्ड्स हैं, वो ग्रेजुअली मैच्योर हो रहे हैं, पहले जितनी एफिशिएंसी उनकी नहीं रही है, तो हम नए जो एरियाज़ हैं, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब इस स्कीम की ज़रूरत क्या पड़ी? अगर आपका मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट वर द नीड्स, है ना? कि हम ऑफशोर एक्सप्लोरेशन पे इतना एम्फेसिस डालें, व्हाट वर द नीड्स? तो सबसे पहला रीज़न तो हम इतनी देर से डिस्कस ही कर रहे हैं, एजिंग फील्ड्स। पुराने ऑयल और गैस फील्ड्स में प्रोडक्शन टाइम के साथ डिक्लाइन कर रहा है, इस वजह से हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना? तो दिस वन इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज़ इम्पोर्ट डिपेंडेंसी यू कैन राइट, ठीक है? इंडिया जो है, इंडिया की एनर्जी डिमांड बहुत हाई है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन डिमांड को कंप्लीटली सैटिस्फाई नहीं करता। तो हमें बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्ट ही करना पड़ता है, तो हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम हो सकती है ना? अपना जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको बढ़ा के। हाई एक्सप्लोरेशन रिस्क, अभी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको रिस्क बहुत ज़्यादा लगता है, तो गवर्नमेंट उसको डी-रिस्क करना चाहती है ना? तो ये जो है आपका हाई एक्सप्लोरेशन रिस्क यू कैन राइट, ठीक है? जियोलॉजिकल अनसर्टेनिटी, अब रिस्क क्यों आता है? क्योंकि अनसर्टेनिटी आपको नहीं पता होगा कि नहीं होगा, पैसे वेस्ट होंगे या यूज़फुल होंगे, है ना? इसी वजह से तो आता है, तो अनसर्टेनिटी की वजह से रिस्क आता है। कंपनी को अभी अगर सर्टेनिटी हो तो आपको पता ही है कि प्रॉब्लम आएगी। रिस्क कब होता है? जब आपको पता नहीं प्रॉब्लम आ भी सकती, नहीं भी आ सकती, मैं ले रहा हूँ ये चांस, दैट इज़ रिस्क, है ना? तो कंपनी को पहले पता ही नहीं होता कि एग्ज़ैक्टली अंडरग्राउंड क्या है। तो अनसर्टेनिटी की वजह से रिस्क जो है वो बढ़ता है और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम होता है। वहीं अगर सर्टेनिटी थोड़ी हो जाए, गवर्नमेंट थोड़ी हेल्प कर दे उनकी, है ना? तो उसकी वजह से उनका रिस्क कम होगा और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो जियोलॉजिकल अनसर्टेनिटी इज़ ऑल्सो अ रीज़न, जिसकी वजह से हमको ये स्कीम लानी पड़ी। डीप वाटर टेक्नोलॉजी, अब डीप वाटर टेक्नोलॉजी में क्या है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ना? काफ़ी कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव है। डीप वाटर जो ड्रिलिंग है वो नॉर्मल लैंड ड्रिलिंग से मच मोर कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए स्पेशलाइज़्ड रिग्स चाहिए, इसमें सबसी इक्विपमेंट चाहिए, एडवांस मॉनिटरिंग चाहिए, स्पेशलाइज़्ड वेसल्स चाहिए। देयरफॉर गवर्नमेंट सपोर्ट इज़ वेरी मच नीडेड। एक डोमेस्टिक इकोसिस्टम जो है बनाना इम्पोर्टेंट है, उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो डीप वाटर टेक्नोलॉजी इज़ इम्पोर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब डिस्कवरी हो गई बट अगर इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो डिस्कवरी का कोई कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसी गैप को कॉमन ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एड्रेस करेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो अ पॉइंट। मान लो हम मेंस का आंसर लिख रहे हैं, सबसे पहले हमने एजिंग हमारे प्लांट्स हैं उनके बारे में लिखा, एजिंग फील्ड्स के बारे में लिखा, फिर इम्पोर्ट डिपेंडेंस वाला पॉइंट लिखा, फिर थर्ड हमने जियोलॉजिकल सर्टेनिटी वाला पॉइंट लिखा, है ना? डीप वाटर टेक्नोलॉजी का पॉइंट लिखा और फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा। नेक्स्ट हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ये पॉइंट लिख देंगे हम, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग का भी एक पॉइंट लिख देंगे कि इम्पोर्टेड इक्विपमेंट्स पे हमको सपोर्टेड नहीं रहना है, ठीक है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिख देंगे कि प्राइवेट कंपनीज़ जो है उनका रिस्क रिटर्न कैलकुलेशन करती हैं, अगर रिस्क ज़्यादा हो तो रिस्क ज़्यादा हो एक्सपेक्टेड रिटर्न से तो इन्वेस्टमेंट नहीं आता।
है ना? तो वो ही रिस्क कम करना चाहती है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहती है, ठीक है? उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग, अगर हर स्पेशलाइज़्ड ऑफशोर कंपोनेंट जो है वो इम्पोर्ट करना पड़े, है ना? तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो गवर्नमेंट उसको कम करना चाहती है, ये हमने देखा। एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहती है, ये पॉइंट तो आप लिख ही सकते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कहीं भी एनर्जी सिक्योरिटी कर दो, इम्पोर्ट डिपेंडेंस कर दो, ये तो बहुत जनरल पॉइंट्स हैं, ठीक है? एंड लास्ट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर समथिंग दैट रिलेट्स टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स और अपना आत्मनिर्भर, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का भी एक पॉइंट है, जो आप ह ऑलमोस्ट हर आंसर में ऐसे सिमिलर आंसर्स में लिख सकते हैं, ठीक है? तो एक्सप्लोरेशन के साथ-साथ में पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा, तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा, है ना? तो ये हमारा एक आंसर जो है कंप्लीटेड है। मान लो अगर आपके पास में मेंस का क्वेश्चन आया कि हमको व्हाट वर द नीड्स व्हाई व्हाई दिस स्कीम वाज़ नीडेड, तो पहले तो थोड़ा स्कीम के बारे में लिख देंगे कि दिस स्कीम टॉक्स अबाउट दिस ऑब्जेक्टिव एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज़ दिस गोल। करके एक थोड़ा-सा 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख दिया, देन विल स्टार्ट विद द पॉइंट्स। सबसे पहले हम एजिंग फील्ड्स लिखेंगे, सबसे ज़्यादा रिलेवेंट लगेगा, है ना? उसके बाद में इम्पोर्ट डिपेंडेंस लिख देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग लिख देंगे, है ना? डी-रिस्किंग लिख देंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन लिख देंगे, है ना? इकोनॉमिक ग्रोथ लिख देंगे हमारा। उसके अलावा फिर ये हमारा क्या एनर्जी सिक्योरिटी लिख देंगे, जियोलॉजिकल अनसर्टेनिटी, ये सब चीज़ें लिख देंगे। ठीक है? तो 10 पॉइंट्स हो गए एंड देन विल कंक्लूड विद सम वे फॉरवर्ड, या कुछ ऐड कर देंगे, या फिर कुछ फॉरवर्ड लुकिंग जो है हमारा जो कंक्लूजन है, दैट्स डन, है ना? हमारा पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम विल टॉक अबाउट डीप वाटर एक्सप्लोरेशन वेल्स। ये क्या होते हैं? 60 वेल्स की बात हुई थी, है ना? 60 वेल्स ये स्कीम का जो है कोर फिजिकल एक्सप्लोरेशन कंपोनेंट है। डीप ड्रिलिंग डिफ़िकल्ट क्यों होती है? क्योंकि एक तो वाटर डेप्थ बहुत होता है, जैसे-जैसे नीचे जाते हैं अपन पानी में, उतना प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है ना? टेम्परेचर का तो पता नहीं, ठीक है? टेम्परेचर तो चेंज होता रहता है। कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी देखने को मिलती है, एक्सपेंसिव ड्रिलिंग रिग्स देखने को मिलती है, तो ये सब जो है प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है, ठीक है? अब दूसरा, ऑफशोर डेटा एक्विज़िशन, इतना जो है वो एलोकेशन किया जाएगा। अब इसको थोड़ा एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं कि अगर तुम्हें किसी अननोन सिटी में ट्रेजर फाइंड करना है और तुम्हारे पास मैप ही नहीं है, तो तुम जो है रैंडमली डिग करोगे, करेक्ट? टाइम, मनी और रिस्क सब बढ़ेगा। तो सिस्मिक डेटा अगर बेसिकली एक्सप्लोरेशन, अब अगर आपको सिस्मिक डेटा मिल जाए, तो इट वुड बी ईज़ी फॉर यू, देयर वुड बी मोर सर्टेनिटी। अब जो हमारा वो वाला क्वेश्चन था, डेटा अनसर्टेनिटी, उसमें आप ऑफशोर डेटा एक्विजिशन के बारे में लिख सकते हो ना, कि गवर्नमेंट ने इतना एलोकेशन किया है अंडर ऑफशोर डेटा एक्विजिशन, ठीक है? कुछ रीज़न्स लिख सकते हो और फिर बता दोगे कि व्हाई डेटा मैटर, क्योंकि हाई अनसर्टेनिटी होती है, हाई रिस्क होता है, हाई कॉस्ट लगती है, फिर लो इन्वेस्टमेंट आती है। तो आप ये चेन रिएक्शन जो है उसमें भी लिख सकते हैं, दैट दैट वुड बी स्टार फॉर योर आंसर, ठीक है? तो ये भी आप लिख सकते हैं, ऑफशोर डेटा एक्विजिशन, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है कॉमन ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर हब्स। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाला जो पॉइंट था, उसमें आप ये लिख सकते हैं, कॉमन ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर हब्स। इससे इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल बढ़ेगा, है ना? इससे बेटर इन्वेस्टमेंट आएगी, कम कॉस्ट जो है वो कम होगा। ये सब हम जो है इसमें डाल सकते हैं। फिर ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ज़ोन्स, ये पार्ट आत्मनिर्भर भारत एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इम्पोर्ट डिपेंडेंस वाले पे आप ये लिख सकते हैं, या इंडिजिनस कैपेबिलिटी जो है बिल्डिंग, उसमें लिख सकते हैं। तो इंडिया अगर ऑफशोर एक्सप्लोरेशन करेगा, तो उसको स्पेशलाइज़्ड इक्विपमेंट चाहिए। अगर सब इम्पोर्ट करें तो एक्सप्लोरेशन बढ़ेगा, इसलिए हम जो है ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ज़ोन्स बना रहे हैं। आपने पॉइंट लिखा इम्पोर्ट डिपेंडेंस वाला, देन आपने एग्ज़ाम्पल लिख दिया ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज़ ज़ोन्स, ठीक है? व्हाट कैन डेवलप व्हाट कैन डेवलप, है ना? ऑफशोर इक्विपमेंट्स बना सकते हैं, ड्रिलिंग सिस्टम बना सकते हैं हम, पंप्स, वॉल्स, ये सब बना सकते हैं, स्पेशलाइज़्ड वेसल्स बना सकते हैं। कितना कुछ है हमारे पास बनाने को, है ना? तो ये हम इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है? व्हाई ऑफशोर रिसोर्सेज मैटर फॉर इंडिया? इंडिया के लिए क्यों ज़रूरी है ऑफशोर रिसोर्सेज? ठीक है, तो इंडिया की लॉन्ग कोस्ट लाइन है एंड ऑफशोर सेडिमेंट्री जो बेसिन है, वो एनर्जी एक्सप्लोरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ऑफशोर एरियाज़ को मैप में रिमेंबर, थोड़ा-सा अगर ऐसे करें, तो वी सी वेस्टर्न ऑफशोर, है ना? मुंबई ऑफशोर वाला एरिया जो हमको देखने को मिलता है। वी सी ईस्टर्न ऑफशोर, है ना? यहाँ पे कृष्णा गोदावरी बेसिन वाला जो एरिया हमको देखने को मिलता है, ठीक है? कावेरी बेसिन वाला एरिया देखने को मिलता है, और अदर फ्रंटियर्स लाइक अंडमान निकोबार वाला भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है? तो इंडिया के पास में एक बड़ी कोस्ट लाइन है, वी हैव द पोटेंशियल, है ना? वी जस्ट वांट टू एक्सप्लॉइट दैट पोटेंशियल एंड एक्सप्लॉइट आवर इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़, आवर स्ट्रेटेजिक अपॉर्च्युनिटीज़, है ना? ओवरऑल अपनी इम्पोर्ट डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं, हमारी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाना चाहते हैं, एंड इट विल आल्सो अलाइन टू आवर आत्मनिर्भर भारत, है ना? सेल्फ रिलायंस वाला जो हमारा मोटिव है, इट विल आल्सो ऐड टू दैट, ठीक है?
ये हमने यहाँ पे देख लिया। ओके। तो आपके मेंस के कुछ डायमेंशन हो सकते हैं एनर्जी सिक्योरिटी को लेके, यू कैन जस्ट पॉज़ द वीडियो एंड रीड इट आउट, है ना? ये आपके इकोनॉमिक डायमेंशंस हो सकते हैं जिसको आप समझ सकते हैं। ये सिर्फ़ बेसिकली आपके आंसर राइटिंग के लिए ही है। अगर इफ यू वांट सम पॉइंट यू कैन जस्ट पॉज़ द वीडियो एंड अपने आंसर में आप लिख सकते हैं सीधा-सीधा। दीज़ आर योर टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस जो कि आप सीधा-सीधा लिख सकते हैं, है ना? दीज़ आर योर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डायमेंशंस जो कि आप लिख सकते हैं, कम विद 10 पॉइंट्स ईच, है ना? तो ये आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं, ठीक है? इम्पोर्ट डिपेंडेंस का डायमेंशन हमको देखने को मिलता है। ब्लू इकोनॉमी का डायमेंशन देखने को मिलता है। समुद्र मंथन कैन बी कनेक्टेड टू ब्रॉडर ब्लू इकोनॉमी एज़ वेल। जो अपना ब्लू इकोनॉमी वाला जो हमारा विज़न है ना? उसके साथ में भी हम कर सकते हैं। पॉज़िटिव डायमेंशन क्या है? यूटिलाइज़ेशन करेंगे मरीन रिसोर्स का, ऑफ़शोर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, कोस्टल एम्प्लॉयमेंट करेंगे, है ना? मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, तो कितने सारे पॉइंट्स हैं यू हैव टू राइट, ठीक है? एनवायरमेंटल डायमेंशन देखने को मिलता है हमको। एनवायरमेंटल डायमेंशन में हमको ऑयल स्पिल का रिस्क देखने को मिलता है। मरीन इकोसिस्टम माइट गेट डिस्टर्ब्ड, नॉइज़ पॉल्यूशन, सीस्मिक सर्वे इम्पैक्ट ऑन मरीन ऑर्गेनिज्म, है ना? डैमेज टू सेंसिटिव हैबिटेट्स, रिस्क टू फिशरीज़, कोस्टल इकोसिस्टम इम्पैक्ट, मीथेन लीकेज, कार्बन एमिशन एंड लॉन्ग टर्म फॉसिल फ्यूल, है ना? फॉसिल फ्यूल लॉक-इन। तो ये सब डायमेंशन हमको यहाँ से भी देखने को मिलते हैं, है ना? ब्लू इकोनॉमी का मतलब ओशन को अनलिमिटेड एक्सट्रैक्शन ज़ोन बनाना नहीं है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है कि ब्लू इकोनॉमी का मतलब है कि ओशन को सस्टेनेबली अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, है ना? एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, अपनी ओवरऑल मरीन सिक्योरिटी के लिए सस्टेनेबली यूज़ करना इज़ ब्लू इकोनॉमी, ठीक है? उसके बाद में एनवायरमेंटल डायमेंशंस हमने देख लिए, ठीक है? फिशरीज़ एंड लाइवलीहुड, फिशिंग ज़ोन रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, सीस्मिक सर्वे का इम्पैक्ट हो सकता है, कॉम्पिटिशन हो सकता है मरीन स्पेसेस के लिए, है ना? तो ये सब हमको यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। नेविगेशन डिफिकल्टीज़, कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना? कम्युनिटी अपोज़िशन, ये सब हमको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो बहुत सारे अब अपन को यहाँ पे डायमेंशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है? ओके, दीज़ आर जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक डायमेंशंस, इट विल रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल सप्लायर्स एंड इट विल इम्प्रूव एनर्जी ऑटोनॉमी, इट विल स्ट्रेंथन मैरीटाइम इकोनॉमिक प्रेजेंस। तो कितना सब कुछ है हमारे पास में लिखने को, एंड वी आल्सो हैव अ फेडरलिज्म डायमेंशन। फेडरलिज्म डायमेंशन में हम क्या बात करते हैं, है ना? तो ऑफशोर रिसोर्सेज लार्जली यूनियन डोमेन में आते हैं, बट ऑफशोर एक्टिविटी का इम्पैक्ट जो है वो कोस्टल स्टेट्स पर होता है। सो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन सेंटर स्टेट इंडस्ट्रीज एज वेल एज कोस्टल कम्युनिटीज, ठीक है? तो ऑफशोर जो रिसोर्सेज है वो वैसे तो सेंट्रल एड में आता है ना? लेकिन ज़रूरी है आपका कोस्टल स्टेट के साथ में भी जो है एक कंसेंसस होना, है ना? तो रेवेन्यू कंसर्न्स, कम्युनिटी कंसल्टेशन, फिशरीज़, इन सब का जो है डायमेंशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये 10 डायमेंशन आपके यहाँ पे आ गए। वी हैव एनर्जी एंड ट्रांज़िशन डायमेंशंस एज़ वेल, तो ये जो पॉइंट्स हैं, ओके। वी हैव गवर्नेंस डायमेंशन एज़ वेल, तो ये सीधा-सीधा आप लिख सकते हैं। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सम चैलेंजेस, है ना? जो ये हमारा स्कीम है, इसमें चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहला तो ये कि हाई कॉस्ट रहेगा, पैसा बहुत लगेगा। जियोलॉजिकल रिस्क है ना? ड्रिल करने के बाद ड्राई वेल पॉसिबल हो सकता है मेबी। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, रिटर्न ईयर्स में आएगा। लंबा टाइम लगेगा, है ना? अभी हम चैलेंजेस याद करें, सबसे पहले हमने कॉस्ट की बात की, दूसरी बार अनसर्टेनिटी की बात की, तीसरा लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, चौथा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस की बात करेंगे, है ना? अभी भी कैपेबिलिटीज़ हमारी वेल डेवलप नहीं है। एनवायरमेंटल रिस्क हमने देखा, फिशरीज़ पे रिस्क हो सकता है, मरीन इकोसिस्टम पे रिस्क हो सकता है ना? उसके अलावा ऑयल स्पिल्स का रिस्क हो सकता है। तो द आपने 10 पॉइंट्स पढ़े हैं, उनमें एटलीस्ट आपको 2 भी याद रहे तो दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है? फिर ऑयल प्राइस वोलेटिलिटी पे फ़र्क पड़ सकता है। ग्लोबल प्राइस जो है वो कोलैप्स होने पर प्रोजेक्ट कमर्शियली अनअट्रैक्टिव हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है हमारे पास में, वी हैव इम्पोर्ट डिपेंडेंस एज़ वेल, है ना? क्लाइमेट कमिटमेंट्स भी हैं हमारी। फॉसिल एक्सपेंशन को लॉन्ग टर्म क्लाइमेट स्ट्रैटेजी के साथ में बैलेंस करना पड़ेगा, और ह्यूमन कैपेसिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज़ इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, कि स्पेशलाइज़्ड ऑफशोर इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं वो रिक्वायर्ड है। क्या बोला, क्या-क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहले तो कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है? कॉस्ट के बाद में क्या है, अनसर्टेनिटी है, लॉन्ग जेस्टेशन, टेक्नोलॉजी वेल डेवलप नहीं है, स्टिल वी आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, है ना? एनवायरमेंटल रिस्क है हमारे पास में, ऑयल प्राइस वोलेटिलिटी इज़ ऑल्सो अ रिस्क, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो नॉट वेल डेवलप्ड, क्लाइमेट कमिटमेंट्स भी हैं हमारी, और ह्यूमन कैपेसिटी भी रिक्वायर्ड है हमको, ठीक है? दीज़ आर दी चैलेंजेस, ओके। हुँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मेक इन इंडिया, ये तो हम सब कुछ पढ़ ही चुके हैं। यस, आत्मनिर्भर भारत, ओके, दिस आल्सो वी हैव डन। या आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू क्वेश्चंस। यस, वी कैन मूव ऑन टू क्वेश्चंस, हमने हर तरीके से इसको कवर कर लिया है। यस, ठीक है। विद रेफरेंस टू समुद्र मंथन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट फोकसेस ऑन ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स।
It includes a support for deep water exploration wells, yes. It seeks to develop common offshore infrastructure, yes, it does. It is exclusively a renewable energy program, no, it is not. तो 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर. अच्छा ऑप्शन नहीं है. एनीवे इसका फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने? मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट. ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये थोड़ा सा समझ क्वेश्चन करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: डीप वाटर वेल्स, deep water wells, offshore data acquisition, common infrastructure hubs and manufacturing zones. अब समझते, अब देखते हैं कि आपने कितना समझा है. सबसे पहले तो ऑफशोर डेटा एक्विजिशन किस लिए ज़रूरी था? किस लिए ज़रूरी था? क्योंकि जियोलॉजिकल डी-रिस्किंग करनी थी. डीप वाटर वेल्स एक्सप्लोरेशन के लिए काम आते थे. कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर हब्स क्यों? कमर्शियलाइजेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो बेटर होगा. मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन, लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग. तो आई बिलीव सारे सही हैं, है ना? हाँ, ऑल 4 आर द करेक्ट आंसर. Which of the following best describes the economic rationale behind government support for deep water drilling? क्या है? एलिमिनेशन ऑफ ऑल एक्सप्लोरेशन रिस्क. नहीं, सारे थोड़ी एलिमिनेट हो जाते हैं. कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ, नहीं नहीं नहीं. डी रिस्किंग एंड रिड्यूस वेरिएट, यस, सी इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस एक्टिविटी? एक्सप्लोरेशन इट इज, ड्रिलिंग इट इज, प्रोडक्शन इट इज, है ना? रिफाइनिंग नहीं है. तो डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, मीन्स के क्वेश्चन नहीं लाए हम. ठीक है. Anyways, I was thinking कि yes, these are your possible means के question. You can just pause the video and you might try writing them down. We are also planning कि हम एक नई सीरीज शुरू करें, which would be an answer writing series, जिसमें I would be writing an answer. जो भी हमने lectures discuss किए हैं उन पे I would be writing an answer with a time limit maybe or something like that. Time limit तो I don't think so हो पाएगी क्योंकि I have also to speak, right? तो maybe we can start that. So yeah, if you like the video, then you can subscribe the channel and yeah, keep supporting and thank you so much. Keep learning.